Hello everyone, welcome back to my new video with a new topic. आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. दैट्स नेम इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. एग्रीगेट डिमांड और इसके कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. सो एग्रीगेट डिमांड. Aggregate demand refers to total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at the given level of income during a period of one accounting year. एक accounting year में हमारे सारे sectors, all the sectors, ये है ना यहाँ पे all the sectors, हमारे सारे sectors एक accounting year में कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, उसकी प्लानिंग टू बाय. कितना प्लान करेंगे परचेज करने के लिए, कितना प्लान कर रहे हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं कि कितना परचेज करेंगे. तो एग्रीगेट डिमांड मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर में सारे सेक्टर्स कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, उसकी प्लानिंग. वो जो प्लान करते हैं दैट प्लानिंग इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. कि उन्हें एक अकाउंटिंग ईयर में सभी सेक्टर्स को कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने हैं एक इनकम लेवल पर. कि इनकम लेवल अगर उनकी इतनी है तो कितना परचेज करेंगे, इंक्रीज होगी तो कितना परचेज करेंगे. तो वो प्लानिंग क्या होती है हमारी, एग्रीगेट डिमांड. अब इस टॉपिक में क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. दोनों चीज़ें सेम होती हैं. अब दोनों चीज़ें सेम क्यों हैं, क्योंकि हम एक्सपेंसेस तभी करेंगे जब हम किसी चीज़ की डिमांड करेंगे. जब हमारे पास डिमांड होगी तभी हम उसके ऊपर खर्च करेंगे. तो इन दिस टॉपिक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मीन्स द सेम. दोनों का एक ही मतलब है. तो एग्रीगेट डिमांड हो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, आप उनमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है प्लान टू एक्सपेंस, एक्सपेंसेस करने के लिए प्लान कि हम क्या प्लान कर रहे हैं. और एग्रीगेट डिमांड क्या था, वो भी सेम था. यहाँ पर भी हम प्लानिंग ही कर रहे हैं कि हमें कितना परचेस करना है, कितना बाई करना है. तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों सेम टॉपिक हैं. तो आई होप एग्रीगेट डिमांड आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है. फर्स्ट वन इज प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट का या हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, वो इंक्लूड होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड में, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से. मतलब हाउस होल्ड ने एक अकाउंटिंग ईयर में कितना कंजप्शन कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंसेस की. तो इसमें जो हमारी गुड्स आती हैं दैट आर कंज्यूमर गुड्स. तो इसमें हमारी सारी कंज्यूमर गुड्स आती हैं. क्लियर. तो हाउस होल्ड में एक हाउस होल्ड या प्राइवेट कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं कंजप्शन के ऊपर, दैट इज प्राइवेट और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आपका आता है कि इसमें हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर या हाउस होल्ड. इसमें क्या आता है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर्स. तो इसमें आती है हमारे प्रोड्यूसर्स या प्राइवेट फर्म्स, कि प्राइवेट फर्म्स ने एक्सपेंसेस कितने किए इन्वेस्टमेंट पर्पज से. तो इसमें कौन से गुड्स आते हैं, किस पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किस गुड्स पर किया जाता है, किस पर किया जाता है, कैपिटल गुड्स. तो इसमें हमारी आती हैं कैपिटल गुड्स. तो यहां हमारे आते हैं कैपिटल गुड्स. क्लियर. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है कि जितने भी हमारे प्राइवेट फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो कैपिटल गुड्स पर कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कैपिटल गुड्स पे क्यों किया जाता है, वापस प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए. अच्छा, वन मोर थिंग, इन्वेस्टमेंट हम आपको मैंने पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक्स में अगर हम कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं तो उस रिजल्ट को निकालने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने होते हैं, कुछ हम मान के चलते हैं, कुछ चीज़ें हमें कांस्टेंट रखनी होती है ताकि उसका जो रिजल्ट है वो चेंज ना हो जाए. क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस चेंजेस में रखेंगे तो उसका रिजल्ट चेंज होता रहेगा. तो एक परफेक्ट रिजल्ट के लिए या एक कांस्टेंट रिजल्ट के लिए हमें कुछ चीज़ें इसमें कांस्टेंट रखनी होती हैं. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इट्स सपोज टू बी कांस्टेंट.
ये यहाँ पर कांस्टेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम बढ़ी तो हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, हमारी इनकम कम हुई तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमारी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, फर्स्ट में जो हमारा था कंजप्शन, वो हमारा अप डाउन होता रहता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, इनकम हमारी कम हुई तो कंजप्शन हमारा कम हो जाएगा। तो ये तो अप डाउन होता है, इनकम के साथ साथ चेंज चलता है इसका। इनकम अगर बढ़ रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है दोनों में, इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। क्लियर। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसे हमें कांस्टेंट मान के चलना है। ये यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं है इनकम बढ़ गई तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने कंज्यूमर की बात कर ली, प्रोड्यूसर की बात कर ली। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कितना प्लान कर रही है एक्सपेंसेस करने के लिए। तो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कहाँ पर करती है? गवर्नमेंट दोनों जगह एक्सपेंसेस करती है, कंज्यूमर गुड्स भी है और कैपिटल गुड्स भी। कंज्यूमर दोनों चीज़ों पे एक्सपेंसेस करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में मतलब गवर्नमेंट कितना प्लान कर रही है कंज्यूमर गुड्स पर एक्सपेंसेस करने के लिए और कितना प्लान कर रही है कैपिटल गुड्स पर एक्सपेंसेस करने के लिए। तो ये दोनों ही एक्सपेंसेस हमारे आते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। ओके, सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या था हमारा कि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है कंज्यूमर गुड्स पर भी और कैपिटल गुड्स पर भी। तो कंज्यूमर गुड्स में आते हैं हमारे जैसे एजुकेशन, गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस कर दिए एजुकेशन के ऊपर, या गवर्नमेंट में डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कर रही है, तो ये आते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स में। और कैपिटल गुड्स जैसे गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिए, रोड बना दिए और पावर प्लांट लगा दिया, तो ये होते हैं हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक साल में कितना प्लान कर रही है कि कितना उसे कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंसेस करने हैं, कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट, वो हो गया हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, वो होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। क्लियर। तो हमारा इसमें क्या क्या था कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में? फर्स्ट था हमारा प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स के ऊपर। देन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों के ऊपर गवर्नमेंट कितना एक्सपेंसेस कर रही है। देन नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। तो ये 4 कंपोनेंट्स है हमारे इसमें, प्राइवेट, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड देन नेट एक्सपोर्ट। तो 4 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 ही कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे केवल 2 सेक्टर्स की, इसमें 2 ही सेक्टर्स के हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, कंज्यूमर की कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। हम केवल इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? एडी इन 2 सेक्टर मॉडल। तो अगर कहीं पर आ जाए तो आप याद रखना 2 सेक्टर मॉडल में हमारे कौन कौन से सेक्टर्स थे, एक तो कंज्यूमर था और एक प्रोड्यूसर। नाउ वी स्टार्ट एडी शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ हमारी हमने इनकम ले ली है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ हमने कंजप्शन ले लिया है अपना, तो ये कंजप्शन हो गया हमारा 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इन्वेस्टमेंट को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो 20, 20, 20, 20। ठीक है, ये हमारा हो गया कांस्टेंट। ना एडी हमने अभी लास्ट में पढ़ा कि एडी क्या था? C प्लस I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन कितना है 40, इन्वेस्टमेंट कितना है 20, तो एडी हमारा कितना हो गया यहाँ पर 60। नेक्स्ट 120 प्लस 20 कितना हो गया 140। देन 200 प्लस 20 यहाँ कितना हो गया 220। Then 280 plus 20 means 300. Then 360 plus 20, 380. 420 plus 60, 460.
देन 520 प्लस 20 540। तो ये हो गया हमारा एडी, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब वन मोर थिंग जिस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि इनकम लेवल हमारा यहाँ 0 है लेकिन फिर भी हमारा कंजप्शन है 40। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इनकम तो 0 है लेकिन हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये इसीलिए पॉसिबल है, जैसे सपोज हम इनकम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारा इनकम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रहने के लिए, हमें सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। जैसे खाना हो गया आपका, कपड़े हो गए और मकान हो गया, ये बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान। तो कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी ऐसी होती हैं कि जो हमारे इनकम नहीं है फिर भी हमें वो एक्सपेंसेस हमें करने ही करने हैं, वो कंजप्शन हमें करना ही करना है, क्योंकि हमें सस्टेन करना है खुद को, हमें जिंदा रहना है। तो खुद को सस्टेन करने के लिए हमें वो एक्सपेंसेस करनी पड़ती हैं, करनी होती हैं। जैसे सपोज अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप अभी इनकम नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो वो कहाँ से कर रहे हैं? पेरेंट्स की इनकम से। तो वो कंजप्शन हमारा कहीं से भी हो सकता है हमारी पास्ट सेविंग हो जहाँ से हमने ये कंज्यूम करा, हो सकता है कि हमने किसी असेट का सेल कर दिया हो, घर का कोई सामान उठा के बेच दिया, या कोई लैंड बेच दी है जिसकी वजह से हम कंजप्शन कर पा रहे हैं, या हो सकता है हमने बोरो किया हो। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजप्शन पॉसिबल है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, हो सकता है हमारी पास्ट सेविंग की वजह से हम कंजप्शन कर रहे हो, या सेल ऑफ एसेट्स, या फिर बोरोइंग। तो ये 3 रीजंस हैं जिससे हम 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजप्शन करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया 0 लेवल पर कंजप्शन कैसे हुआ, कि हमें अपने आप को सस्टेन करने के लिए हमें कुछ कंज्यूम करना होता है, जो एक कंपलसरी कंजप्शन होता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें वो कंज्यूम करना पड़ेगा, चाहे हमारे इनकम है या नहीं है। अब तो ये तो हो गया कंजप्शन व्हेन इट इज एट 0 लेवल। तो जब कंजप्शन होता है 0 लेवल पर, देन इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। Autonomous consumption, when there is a consumption, there is a minimum level of consumption at the 0 level of income. This is called autonomous consumption. इसे हम डिफाइन करते हैं C बार से, इसे डिनोट किया जाता है C बार से, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, तो इसे डिनोट करने के लिए क्या होता है? सी बार। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या था? मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, तो इनकम हमारी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो मैंने आपको भी पीछे बताया था कि कंजप्शन हमारा अफेक्टेड होता है इनकम लेवल से। इनकम अगर हमारी इंक्रीज होगी तो कंजप्शन लेवल भी हमारा इंक्रीज होगा। अब एक बात और है, जब हमारी इनकम 0 थी तो हमारी 40 हो गई, 100 इनकम हुई तो हमारा कंजप्शन 120 था, 200 हमारी इनकम हुई तो हमारा कंजप्शन 200 था। बट जब हमारी इनकम 300 हुई हमारा कंजप्शन 280 हो गया। मतलब जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है कंजप्शन तो बढ़ रहा है, बट एट अ स्लो रेट, कम रेट से। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ने लगती है वो कंजप्शन लेवल से जो पार्ट बच जाता है हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सेविंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन तो बढ़ेगा बट उसका कुछ पार्ट सेविंग में जाने लगेगा। ठीक है, सपोज आपकी इनकम 1 लाख है तो क्या कंजप्शन में हम 1 लाख कर लेते हैं? हाँ, ये हो सकता है जब इनकम 10,000 थी तो हमारी एक्सपेंसेस भी 10,000 पहुंच जाती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ी कंजप्शन तो बढ़ा। ऑब्वियसली अब 10 की जगह हम 50,000 खर्च कर रहे होंगे, लेकिन 50,000 हमारा पार्ट बचा हुआ है सेविंग के लिए। तो कुछ पार्ट हमारा होता है जो हम सेविंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट है तो वो हमने 2020 ही लेट किया है। एग्रीगेट डिमांड हमने कैलकुलेट कर लिया C प्लस आई करते चले गए हम, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड निकल आई। तो ये तो हो गया हमारा एग्रीगेट शेड्यूल। शेड्यूल मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड हमने निकाल लिया कि इनकम लेवल हमारा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था कंजप्शन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है और इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमारी
एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हम डायग्राम यहाँ स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अ डायग्राम आई वांट टू टेल यू कि डायग्राम के मार्क्स क्वेश्चन में अलग से होते हैं। मतलब अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कुछ पार्ट डायग्राम के होंगे कुछ मार्क्स, और कुछ मार्क्स आपके थ्योरेटिकल पोर्शन के होंगे। हाँ, अगर आपने एक बार को थ्योरेटिकल पोर्शन में रॉन्ग कर दिया है लेकिन डायग्राम सही बनाया है तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायग्राम रॉन्ग कर दिया और थ्योरेटिकल पोर्शन आपका सही था तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में जिसको नहीं कर पाते हैं कि हमने तो सब कुछ सही लिखा था लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए, उसका रीज़न यही होता है, बेस्ट रीज़न यही होता है, उसका मेन रीज़न कि हम डायग्राम पर फोकस नहीं करते। तो इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में बिना डायग्राम के आप कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना हो। हर क्वेश्चन में अगर डायग्राम पॉसिबल है तो आप वो डायग्राम ड्रॉ करो। क्वेश्चन पेपर में आपको अलग से मेंशन नहीं करेगा वो बार बार कि यूज डायग्राम। आपको वो डायग्राम खुद से बनाना है, खुद से आपको याद रखना है कि आपको वो डायग्राम बनाना है। क्लियर? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको ये डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम पर फोकस बहुत करना, क्योंकि डायग्राम से ही थ्योरेटिकल पोर्शन पे मार्क्स मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट डायग्राम। हम डायग्राम बना लेते हैं। ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने लेट कर लिया एडी एक्सपेंडिचर इन करोड्स, और यहाँ पर इनकम ले लिए हैं हमने, इनकम इन करोड्स। तो वो हमने डाल दी है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। यहाँ पर हमने अपना एक्सपेंडिचर डाल दिया है एडी। तो पहले हम कंजप्शन ले लेते हैं। ये एक बार शेड्यूल को मैं यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि इजी हो देखना। व्हेन इनकम लेवल वाज 0 कंजप्शन इज 40। 0 इनकम पर कंजप्शन कितना है 40। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल लगा लिया। देन 100 पर 120, 100 पर 120, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक सर्कल लगा देते हैं। देन 200 पर 200, 200 पर 200 हमारे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक सर्कल लगा देते हैं। देन 300 पर 280, 300 पर 280 यहाँ पर हम लगा देते हैं। देन 400 पर 360, 400 360, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर हम सर्कल कर देते हैं। देन 500 पर 440, तो 500 और 440 यहाँ पर आएगा, यहाँ हमने एक पॉइंट लगा दिया। देन 600 पर 520, तो ये और देख लेते हैं। 600 पर 520, ये 520 इधर है तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अगेन देख लीजिए, 0 लेवल पर 40 था, 100 पर 120, 200 पर 200, 300 पर 280, 400 पर 360, 500 पर 440, 600 पर 520। ठीक है, ये हमारे हमने पॉइंट्स लगा दिए। अब इनसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है इन सर्कल्स को मिलाकर। तो ये क्या हो गया हमारा सी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेम ऐसे ही हम इनकम का ले लेते हैं। 0 लेवल 20, 100 पर 20, सेम था वो 2020, तो हम इसे भी डायग्राम पे बना लेते हैं। 0 लेवल 20, तो इसका हाफ हम यहाँ पे कर लेते हैं 20, 100 पर भी 20, 200 पर भी 20, 300 पर भी 20, 400 पर 20, 500 पर 20, 600 पर भी 20। तो ऐसे ही इन पॉइंट्स को हम मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज इन्वेस्टमेंट आई। अब हमारा क्या बचता है एडी, एग्रीगेट डिमांड। अब इसका हम पॉइंट्स लगा लेते हैं। 0 लेवल पर 60, तो 0 पर 60 थोड़ा सा कुछ इधर आ जाएगा। देन 100 पर 140, 100 पर 140 मीन्स थोड़ा सा इधर आ जाएगा ये इधर। देन 200 पर 220, 200 पर
220, तो थोड़ा सा इधर आएगा। देन 300 पर 300, 300 पर 300 मीन्स थोड़ा सा इधर जाएगा। देन 400 पर 380, 400 पर 380, थोड़ा सा इधर। देन 500 पर 460, 500 पर 460। देन 600 पर 540, तो 605 40 थोड़ा सा इधर। अब इन पॉइंट्स को मिलाकर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने इन पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये क्या है हमारा AD। AD इज इक्वल टू क्या था, C प्लस I। जितना ये हिस्सा था कंजप्शन का, ये वाला हिस्सा, और प्लस इन्वेस्टमेंट ये वाला हिस्सा, इन्हें मिलाकर क्या बन गया, ये पूरा हिस्सा AD। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो इतना हिस्सा ये, इतना हिस्सा ये, तो ये कितना हो गया, इतना पार्ट हो गया AD। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम, एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम। तो हम पॉइंट्स ले लेते हैं 0, यहाँ पर हम ले लेते हैं A, यहाँ पर ले लेते हैं B, और ये ले लेते हैं हम C। तो 0 to A ये क्या है हमारा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 0 लेवल पर इनकम है ना, तो ये क्या हो गया हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये 0 से लेकर B तक, B ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये C पॉइंट। 0 to B, 0 to B क्या है हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो ये वाला हिस्सा है हमारा, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये वाला पार्ट, दिस इज C बार, दिस पार्ट इज C बार, ठीक है। और ये क्या है हमारा एग्रीगेट डिमांड, AD इज इक्वल टू C प्लस I। तो ये आपने देख लिया शेड्यूल हमें कैसे शेड्यूल हमने बनाया था, कैसे बनाया था, और उसी के बेसिस पर हमने ये डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। तो बहुत इजी होता है डायग्राम बनाना, बस कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये आपको मेजरमेंट याद रखना है, कहाँ पर क्या मेजर करते हैं, कहाँ पर इनकम आपको लेनी है, कहाँ पर डिमांड आपको लेनी है। अच्छा, हमने इनकम यहाँ पर क्यों ली, एग्रीगेट डिमांड क्यों ली, क्योंकि डिमांड हमारे इनकम के साथ साथ इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम इंक्रीज, ये हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें इंक्रीज लेवल इधर जाएगा, इसलिए हमने AD को इधर लिया था, इनकम को इधर लिया था, ठीक है। तो वो डायग्राम आपका सही बन जाता है और इजी होता है इस तरीके से बनाना। यहाँ भी ले सकते हो आप इनकम, ऑटोनॉमस यहाँ भी ले सकते हो, बट वो डायग्राम आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायग्राम है, तो हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाना ज़्यादा इजी होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इनकम एट द एक्स एक्सिस एंड एग्रीगेट डिमांड एट द वाई एक्सिस। तो ये हमने लिया है, सेम हमने जैसे शेड्यूल हमने बनाया था उस शेड्यूल से हम कॉपी करते चले गए, पॉइंट्स अपने लगाते चले गए और हमारा डायग्राम रेडी हो गया। तो दिस इज एग्रीगेट डिमांड। आई होप आपको ये एग्रीगेट डिमांड समझ में आया होगा, उसका डायग्राम ड्रॉ करना आया होगा, कैसे हम एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं नई नई वीडियो जो आपको बनाती जा रही हूँ आपके सिलेबस के ऊपर वो आपको मिलती रहे, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, कि आपको जो भी नया टॉपिक आएगा आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू वीडियो। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक रेड कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, उसे प्रेस करिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। देन एक बेल होगी, उस बेल को प्रेस करिए, तो वो नोटिफिकेशन है, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगी वो आपके पास पता चल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक नई वीडियो नए टॉपिक के ऊपर बनी है। तो
शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। टिल देन बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।